नमस्कार, प्रणाम। हम हैं धनंजय मिश्रा, संगीतकार, और आप सबके प्रणाम करते हुए आप सबके नया वर्ष 2018 के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज चर्चा करत तनी दबंग सरकार के। एगो हमार फिल्म आए वाली भी है दबंग सरकार, जेकर डायरेक्टर बने योगेश जी। ओकर जब पहली बार हम योगेश जी से मिलने तब हम आपके बताएं कि कहानी कैसन, ओकर म्यूजिक कैसन, ओकरा बारे में बताएं। उससे पहले हम धन्यवाद देहल चाहब अपना डायरेक्टर साहब के, योगेश मिश्रा जी के, कि जे हमके ये लायक समझने कि हम दबंग सरकार के पार्ट बन सकें, हम दबंग सरकार के म्यूजिक बना सकें। और धन्यवाद करल चाहब अपना स्टार खेसारी लाल यादव जी के, जेकरे वजह से कि हम एक फिल्म का पार्ट बने, एक फिल्म का हिस्सा बने। जब पहली बार हम योगेश जी से मिलनी, कहानी पहली बार सुनी, और इनफैक्ट हम बता दें आपके कि पूरा क्रू मेंबर में से जितना भी टेक्निकल स्टाफ या जितना भी आर्टिस्ट, एक्टर, टेक्नीशियन जितना भी हो गए, सबसे पहला पर्सन हम रहनी, सबसे पहला व्यक्ति रहनी हम जे पूरा कहानी सुनी। कहानी सुनते साथ ही हमके लगल कि अगर कौनो भी चांस ऐसा होई कि हमें फिल्म का हिस्सा ना बनब तो हमके बड़ा दुख हो, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और आप सबके प्यार हमें फिल्म के करता नहीं। और योगेश जी के बारे में बता दें कि टैलेंटेड, एनर्जेटिक, और जितना नम्र स्वभाव, जितना क्रिएटिविटी उनके अंदर, जिस तरीके से उनका स्वभाव है, उसी तरीके से उनके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। उन्होंने जब म्यूज़िक के बारे में मुझसे डिस्कशन करना चाहूँगा, सॉरी मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगा क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे भोजपुरी भाषा के अलावा भी लोग सुनते रहते हैं, तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगा। जब उन्होंने म्यूज़िक पे हमसे सवाल जवाब शुरू किया कि भैया ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, हालांकि उनकी ये पहली फिल्म है, लेकिन जब उन्होंने म्यूज़िक पे डिस्कशन शुरू किया तो मुझे लगा कि ये आदमी कम से कम 50 फिल्में करके बैठा हुआ, और एक एक साउंड क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस गाने का हमारा सिचुएशन तो हर डायरेक्टर बताता है, हर राइटर लिखता है, लेकिन उसके अलावा उसके साथ साथ जो साउंडिंग उसका डिज़ाइन करता है, और वो डिज़ाइन बना के जब डायरेक्टर लेके आता है तो खुशी होती है। काम करने के लिए हमको भी मिलता है कुछ, और जब काम कराने वाला इतना पावरफुल होता है तो हमें भी काम करके मज़ा आता है। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा खेसारी लाल जी का। आज हम लोग फिर बैठे हुए थे स्टोरी पे, 6 घंटे कितने देर में बीत गए, कब बीत गए पता ही नहीं चला, स्टार्ट टू एंड। एक बार फिर कहानी सुनने के बाद तरोताज़ा हो गया। फिल्म जल्दी शूट होगी, उसके म्यूज़िक पे हम लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और एक अलग तरीके का म्यूज़िक, चूँकि म्यूज़िक मैं ही कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्मों में आपने मुझे सराहा है। धनंजय जी, आप इस म्यूजिक जो इसमें दबंग सरकार में म्यूजिक बन रही है, इस म्यूजिक को इन दबंग सरकार के जो गाने हैं, इसको और भोजपुरी फिल्मों में जो म्यूजिक बनती है इससे कैसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा नया है जो और फिल्मों में भोजपुरी फिल्मों की म्यूजिक में नहीं है, जो इसमें नया आप लेके आ रहे हैं? ऐसा क्या नया है? सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कैप्टन होता है, जो हमारा डायरेक्टर होता है, उसके हाथ में होती है पूरी यूनिट की बागडोर। वो किससे क्या काम कराना चाह रहा है, किससे कितना काम कराना चाह रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सच्चाई है। मैं इस फिल्म में अगर टोटली मैं ये बात बोलूं कि एक्शन है, एक्शन हर फिल्मों में होता है, ड्रामा है, ड्रामा हर फिल्मों में होता है, इमोशन हर फिल्मों में होता है, लेकिन पता नहीं क्या है इस फिल्म को ऐसा कैसे लिखा गया है कि एक बार इंसान सुनने शुरू करता है तो फिर कहानी सुनने के लिए वो शांत नहीं होता जब तक पूरी कहानी खत्म नहीं हो जाती। जब आप फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी आपको लगेगा कि थोड़ी देर तक और फिल्म चलती तो और मज़ा आता। और बाकी संगीत की बात करूँ मैं, संगीत के साथ भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। नॉर्मली रोमांटिक गाने बनते हैं, आइटम सॉन्ग होते हैं, सिचुएशनिक सॉन्ग होते हैं, इमोशनल सॉन्ग होते हैं, सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, और थोड़ा छेड़छाड़ के भी गाने होते हैं, वही गाने हैं। लेकिन जब मैंने एक बात अभी बोला कि साउंड डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डायरेक्टर साउंड डिज़ाइन करके बैठा हो तो म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए टफ हो जाता है, और जब डायरेक्टर के दिमाग में वो साउंड का डिज़ाइन करके लेके आया, घर से होमवर्क करके आया है कि मुझे ऐसा साउंड चाहिए फिल्म में,
मुझे इस टाइप का साउंड चाहिए, मुझे इस टाइप के गाने चाहिए, इस टाइप की कंपोजिशन चाहिए, इस टाइप का उसका रिदम स्टेटस होगा। तो ये सारी चीज़ें जब डायरेक्टर अपने बना के लेके आता है तो हमें भी काम करने में मज़ा आता है कि हम किसी ऐसे टैलेंटेड आदमी के साथ, ऐसे गुणी आदमी के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे गुणी आदमी के साथ काम कर रहे हैं जिसको हमारे काम की वैल्यू पता है। धनंजय जी, आप काफ़ी पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी की जो म्यूज़िक है उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए? सर, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होता रहा है। जो हमारा म्यूज़िक 1999, 1998, 2000 का था, आज का नहीं है। 2006-07 का था, वो आज का नहीं है। जो आज का है, आज के 7 साल 8 साल बाद नहीं होगा। साउंड डिज़ाइन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैटर्न वही होते हैं, म्यूज़िक वही है। सारे गामा पौधा नहीं, ये 7 सुरों के अंदर ही हमको जीना है। हम जीते थे, जीते हैं, जीते ही रहेंगे। इसके अलावा 8वां सुर होने से रहा। लेकिन इस 7 सुरों को आप कैसे डिज़ाइन करते हैं, इन 7 सुरों को, इसी पैटर्न्स को, इसी रिदम को, इसी फोक म्यूज़िक को आप डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये आपकी काबिलियत है। धनंजय जी, आपकी म्यूज़िक में लिरिक्स राइटर कौन कौन होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। और जब उनको आपने इस फिल्म के बारे में, कुछ कहानी के बारे में बताया तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं संजोग से आज ही हम लोग बैठे हुए थे हमारे पूरी यूनिट के साथ, जो मेरी म्यूज़िक डायरेक्टर की जो यूनिट होती है, मतलब संगीतकार और हमारे गीतकार। मैं आपको उनका नाम बता दूं, प्यारेलाल कवि जी बहुत ही मजे हुए गीतकार, बहुत ही शोहरत वाले गीतकार। आज़ाद सिंह को किसी परिचय के मोहताज नहीं, श्याम देहाती किसी परिचय के मोहताज नहीं, पवन पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये चारों लोग हमारे फिल्म में गाने लिख रहे हैं और इनफैक्ट हम लोग टाइटल सॉन्ग तो लगभग कंप्लीट भी कर चुके हैं। और बाकी जो भी लोग जिन्होंने कहानी सुनी, आज पहली बार मैं देखा कि कहानी को जब हमारे डायरेक्टर साहब नरेट कर रहे थे तो हमारे राइटरों ने बीच बीच में इंटरेस्ट लेते हुए कि यहाँ सर ऐसे हो सकता है क्या, यहाँ और क्या होगा। तो इट मीन्स कि वो भी कहानी में जुड़े हुए थे। और जब गीतकार, संगीतकार, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, सारे क्रू मेंबर, सारे टेक्नीशियन, सारे आर्टिस्ट जब कहानी में डूबते हैं तो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली एक अच्छी फिल्म बनती है। और हमारी कोशिश है कि एक अच्छा संगीत दें, एक अच्छी फिल्म बनाएं ताकि आपको पसंद आए। धनंजय जी, आप अपनी ऑडियंस को नए साल के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको मुबारकबाद दे रहा हूं नए साल का, सबको हार्दिक बधाई दे रहा हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में खुशियां, सफलताएं, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और निरोग रहें, मस्त रहें। और साथ ही साथ हमारे समाज को भी लेके चलने की हमारे समाज को भी लेके चलने की जो एक दूसरे की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी सब लोग पूरा करें। अच्छी फिल्में देखें, अच्छा संगीत सुनें, अच्छी चीज़ों की परख हो, अच्छी चीज़ों की परख हो। और अच्छी चीज़ जब आप सुनेंगे तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट, हम तो एंटरटेनमेंट परोसने वाले हैं, हम तो आनंद परोसने वाले हैं। जब आप आनंदमय होंगे तो आपके जितने भी कष्ट हैं, जितने भी तकलीफ हैं, जितना भी तनाव है, वो दूर होगा। धनंजय जी, जब आप इस फिल्म की म्यूज़िक बना रहे हैं, दबंग सरकार की म्यूज़िक बना रहे हैं, तो जो आपके फिल्म के सुपरस्टार हैं, क्या उनके जब उन्होंने सुना या जो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है, या उन्होंने क्या चीज़ बोली, आपको क्या सजेशन दिए, क्या वो बातें कुछ शेयर कर सकते हैं? मैं खेसारी लाल जी को जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है, मुझे लगता है कि वो आदमी इतना समर्पित है। वो पहला इंसान मैंने देखा जो संगीत के प्रति, फिल्म के प्रति, गीत के प्रति, गाने के प्रति इतना समर्पण की भावना है। कटिंग हो रही है, मेरी चीज़ों को ना कहा जा रहा है, राइटर की चीज़ों को ना कहा जा रहा है, लेकिन चीज़ें जब बनते बनते, जब घड़ा को ठोकते 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 जब वो घड़ा बनता है, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा घड़ा बनता है और बहुत अच्छी चीज़ बनती है। और ऐसे ही हमारे जो स्टार हैं खेसारी लाल जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताऊं कि अगर उनको कह दिया जाए कि शूट पे भी मैंने सुना है, मैं तो शूट से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अगर शूट पे उनको कुछ कहा जाए तो वो अपने तरफ से 100% और भी बढ़ा के देते हैं। तो ये डेडिकेशन है, ये समर्पण है, हर कलाकार के अंदर होनी चाहिए। और जब हम लोग साथ में, सबसे पहले तो समर चतुर्वेदी की तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो,
आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। योगेश को मैं पिछले 15-16 साल से जानता हूँ। मैं और योगेश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे बहुत करीबी और दोस्त छोटे भाई हैं। जब मैं बॉम्बे आया था तब उन्हीं दिनों वो भी बॉम्बे आए हुए थे और हम लोगों का संघर्ष तकरीबन साथ शुरू हुआ था। मैं भोजपुरी सिनेमा करने लगा और वो अपना संघर्ष जारी रखे। फिर कहीं ना कहीं पारिवारिक कारणों के कारण वो वापस लखनऊ चले गए। फिर वो जब आए तो एक कलाकार का विस्तार हुआ निर्देशक के रूप में। अगस्त 2017 को वो आए और आके उन्होंने फ़ोन किया कि मैं फलाना होटल में ठहरा हूँ भैया और आके मुझसे मिलिए। मैं जाके मिला, उन्होंने मिले, बहुत सालों बाद मिले थे, गले मिले, गिले शिकवे हुए। फिर उसके बाद उन्होंने एक 1 लाइन कहानी सुनाई। मैंने कहा बहुत अच्छी यार। बोले बस आपका छोटा भाई डायरेक्ट कर रहा है। अंदर से खुशी भी हुई, एक सडनली नीचे पैरों के नीचे भूकंप सा भी आया कि एकदम से ये क्यों। तो बोले क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? मैंने कहा नहीं दिक्कत नहीं है, पर चलिए अच्छा है, एक कलाकार का विस्तार निर्देशक के रूप में हो रहा है, इससे अच्छी और क्या बात होगी, पर आप कर पाएंगे? बोले आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा भाई भरोसा अपने आप से ज़्यादा आप पे है, पर चलिए अच्छी बात है। तो उन्होंने कहानी जो सुनाई, उस कहानी में एक किरदार था। उन्होंने कहा ये किरदार आपको करना है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि हाँ मैं आपको ये किरदार दे रहा हूं और आप ये किरदार करिए। तो मेरे लिए एक चुनौती भी है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी भी है कि मेरे भाई जो अब कैप्टन ऑफ द शिप हैं, मतलब आप यही कह सकते हैं कि धोनी की, विराट कोहली की कैप्टनसी में खेलेगा। तो अब योगेश कैप्टन है और वो जैसा बताएंगे मुझे उनका ऑर्डर मानना है और करना है। तो समर जी, जब आप योगेश जी से एज अ डायरेक्टर सामने मिले, जब योगेश जी आपको पता चला कि योगेश जी जो हैं वो डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके बारे में काफ़ी कुछ आप जानते थे, तो क्या लगा, ऐसा डिफरेंस, क्या अंतर ऐसा लगा जो आपको इस चीज़ के लिए बताने के लिए मजबूर करता है कि ऐसा क्या अंतर लगा जो और डायरेक्टरों में आपने नहीं देखा? देखिए सबसे पहला अंतर तो यही है कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत कंफर्ट जोन है। उनके पास एक समग्र जानकारी है क्योंकि वो बहुत सालों तक एडिटर रहे, तो उनको पता है कि चीज़ कहाँ से कितने तक लेनी है और कितने पे कट हो जानी है। प्लस उनका खुद का एक अपना क्रिएटर लैब है जो उन्होंने लखनऊ में खोला है, जिसके वो खुद ओनर है। आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो कलाकार की संवेदनाएं पकड़ना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। बिहाइंड द कैमरा चीज़ें उनको पता है, तो सिर्फ फ्रेमिंग करके चीज़ों को सजाना ही है, इम्प्लीमेंट ही करना है। तो मतलब ये मैं कह सकता हूं कि इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बायस होकर ये कहूं कि मैं योगेश जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। कहीं ना कहीं आदमी अपनी एक संपूर्ण तैयारी के साथ उतरा है कि एक कलाकार भी जब एक कैरेक्टर को जीने जाता है तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरता है। जैसे मैंने सुना है कि इस फिल्म के जो हीरो हैं हमारे प्यारे केसारी लाल जी, वो अपनी फिजिक पे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। तो जब एक कलाकार की तैयारी होती है तो निर्देशक तो पूरा सिनेमा, पूरा कैनवास देखता है। तो वो कैप्टन बनना आसान नहीं है, सिर्फ एक्शन कट नहीं बोलना है, आपको एक निर्देशक के रूप में आपके सिनेमा के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर कैरेक्टर को जीना है। तो मुझे लगता है कि योगेश जी ने वो तैयारी, उनकी आंखों के अंदर वो आग, वो जुनून, वो पैशन है। और मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं खुले दिल से कि चलिए हमारी जनरेशन का कोई नया बंदा आ रहा है, काम कर रहा है, सोच बदल रही है, देश बदल रहा है, तो प्लीज अब सिनेमा भी बदलेगा और अच्छा सिनेमा आएगा जो शायद लोगों को सिर्फ मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन देगा। तो हाँ, योगेश जी अपनी पूरी तैयारी, अपने पूरे समर्पण और अपने पूरे जज्बे के साथ इस दबंग सरकार सिनेमा में आ रहे हैं। समर जी, आपने 2017 जुलाई में उनसे मिले थे, अब तक तो आपको पूरी स्टोरी वो सब कुछ बता दिया गया है। आपको क्या लग रहा है कि जो दबंग सरकार है वो कितना और पिक्चरों से कितनी डिफरेंस है या कितना अलग है? आपको क्या लग रहा है? तो आप पूरी स्टोरी के बारे में जान चुके होंगे। देखिए, एक निर्देशक जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कथाकार होता है। वो स्टोरी को कैसे नरेट कर रहा है या लोगों को कैसे बता रहा है। ये कहानी अगर देखने जाए सतही तौर पे तो बहुत आम सी कहानी है,
लेकिन उस कहानी के अंदर, जैसे अभी तक आपने जितनी, लेकिन उसके अंदर इतना ताना बाना बुना गया है, इतने, मैं ये कह सकता हूं कि मसाले डाले गए हैं, इतने नए एंगल हैं कि जो दर्शकों को कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं। कहानी मैंने पूरी सुनी, वन लाइन सुनने के बाद और कहानी पूरी अब सुनने के बाद मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क लगा। मैंने खुद कहा कि यार ये जो सुनाई थी, उसके बाद इन 6-4 महीनों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो तो बहुत तगड़ा हुआ है और चीज़ें, कहानी एकदम से बदल गई हैं। तो हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अलग सिनेमा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि दबंग सरकार बेहतर सिनेमा है और जिन लोगों को बेहतर की उम्मीद है उस कसौटी पर ये ज़रूर उतरेगी और लोगों का प्यार मिलेगा। अब तक केसारी जी की भी ज़िंदगी में मैंने जितना उनको फॉलो किया है या जितना साथ में उनके काम किया है, ऐसा कुछ सिनेमा नहीं आया है। तो हाँ, ये हम सब के लिए एक अच्छा है कि एक अच्छा सिनेमा बन रहा है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। सर, नए साल पे आपको जो फिल्म का तोहफा मिला है, आपको तो मिल गया, आपके चाहने वालों को आप क्या तोहफा देंगे? 2018 में है और स्वस्थ रहे पड़ा। समस्त दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को मैं बताऊं कि आज मैं अपने निर्देशक योगेश मिश्रा जी के साथ अपनी फिल्म दबंग सरकार का नरेशन देने के लिए सुपरस्टार खेसारी जी के यहाँ गया और ये नरेशन कम से कम 5 घंटे चला और जो स्क्रीन प्ले मैंने योगेश जी के साथ मिलकर तैयार किया और इस कहानी को लेके हम लोगों ने जिस लेवल की मेहनत की तो वो उस वक्त दिखा, क्योंकि नरेशन के दौरान खेसारी जी पूरा शांति से राय भी दिए जी का है। तो योगेश जी ने जब एक क्रिएटिव एक्सपीरियंस की बात, जहाँ तक बात करें तो वो कहानी सुनने के बाद उन्होंने ये कहा योगेश जी को कि भाई आपकी कहानी का स्क्रीन प्ले एकदम टाइट है, जहाँ पर कहीं पर भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि ये सीन खराब है चाहे ये सीन खराब है। आपने इतनी तैयारियां की और ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारी भोजपुरी सिनेमा का जो जॉनर है वो मसाला है और हिंदी फिल्मों का भी जॉनर मसाला है जो सबसे बड़ा हिट है। चाहे आप 70 से 90s का दौर देखिए जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रोथ किया था और आज भी 100 CR की जितनी भी फिल्में हैं उनका सबका जॉनर मसाला है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि हमारे डायरेक्टर भी पूरे के पूरे मसाला हैं, क्योंकि एडिटर वो हैं, एक्टर वो हैं, कलरिस्ट वो हैं, थिएटर उन्होंने किया है और एक स्क्रिप्ट को लेके जो कमांड की बात होती है तो वो जो सारा एक्सपीरियंस, वो जो सारा निचोड़ वो स्क्रिप्ट पे होता है। हम राइटर्स को जब कभी कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करने को दिया जाता है तो ये हमारा एक सोच होती है, क्योंकि हम उस कॉन्सेप्ट में बंधे हुए होते हैं कि हमको यहाँ तक सोचना है या इस लाइन पे लिखना है ये। लेकिन यहाँ पर योगेश जी ने मुझे पूरी आज़ादी दी थी कि आपको जो सोचना है आप सोचिए, आप लिखिए, फिर मैं देखूंगा उसमें क्या होता है। सर हम जानना चाहेंगे कि 2018 में क्या डायरेक्टर योगेश जी की ये फिल्म जो है वो भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म होगी, जैसे कि रिव्यू दिया जा रहा है फिल्म का उसको लेकर, और क्या ये 100 करोड़ के कलम में शामिल हो सकती है खेसारी लाल जी को जो लेकर बनाई जा रही है? अभी देखिए, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि 100 करोड़ जाएगी कि 200 करोड़ जाएगी कि कितना बिजनेस करेगी। लेकिन एक जो आत्मविश्वास की बात होती है तो वो आत्मविश्वास पूरा है कि ये फिल्म, खेसारी जी को भोजपुरी का सुपरस्टार कहा जाता है, उन्होंने कई फिल्में हिट और हिट नहीं सुपर हिट दी हैं। तो जिस तरह से रिव्यू दिया जा रहा है फिल्म का वो ज़्यादा हो जाएगा फिर, इसीलिए मैंने वो मजाक की बात हो जाती है। मेहनती हैं, हर एक चीज़ को बड़ी बारीकियों से सोचते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, उसके बाद वह कहता है। और जितनी उन्होंने मेहनत की उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने मेहनत करवाई है। हम लोग जब स्क्रिप्ट में बैठते थे तो जब स्क्रिप्ट, जैसे ही मैंने नरेशन शुरू किया खेसारी जी के अंदर एक एनर्जी आई। उस एनर्जी को देखकर कहीं कुछ ऐसा ना हो कि जो अपना स्टार है उसमें से कुछ बग्स निकाले, कुछ कमियां निकालें, कुछ करेक्शन के मोड पे बात करें। बट थैंक गॉड और थैंक टू खेसारी जी,
कि उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी को बहुत ध्यान से समझा और 5-6 घंटे का फुल नरेशन लिया, विद एक्शन, विद कोरियोग्राफी, क्या मेरा कॉस्ट्यूम है, क्या फाइट सीक्वेंस है। उन्होंने हर चीज़ डिटेल में हमसे पूछी क्योंकि उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। और फाइनली जब हमने स्टोरी नरेट किया तो वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा योगेश जी बहुत अच्छी स्टोरी है और मुझे सीरियसली ये स्टोरी बहुत पसंद आई और मैं आपके साथ जितना सपोर्ट मेरी तरफ से हो सकता है मैं पूरी सपोर्ट की तरीके से आपको पूरा सपोर्ट देके आपकी इस फिल्म में काम करूंगा। बाकी आपको जिस लुक पे, जिस चीज़ पे आपको मुझसे सजेशन अगर कोई लेना हो तो आप बड़े आराम से ले सकते हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरीके की सजेशन की ज़रूरत है। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर मैं उनका सपोर्ट चाहता हूँ और सजेशन चाहता हूँ और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सपोर्ट किया। तो ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस बोलूं तो मेरे लिरिक्स राइटर भी बैठे हुए थे वहाँ पे, मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर भी बैठे हुए थे वहाँ पे और इत्तेफाक की बात ये था कि संजय भूषण पटियाला भी वहाँ पे बैठे हुए। संजय भूषण पटियाला की सबसे खास बात यह है कि उनका काम है पीआरओशिप का और वो स्टोरी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे लिए वो संजय भूषण पटियाला जो हैं वो एक कॉमन ऑडियंस की तरीके से मैं उनको लेके गया। तो मैंने कहा भाई बैठो, आप देखो एक बार। तो उन्होंने शुरुआत में कहा था कि सर मैं स्टोरी में क्या बैठूंगा, मेरा स्टोरी में क्या काम। मैंने कहा ठीक है, जब तक पसंद आए, ये मेरा प्रैक्टिकल था। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक पसंद आए तब तक बैठना, उसके बाद तुम चले जाना। और जैसे मैंने स्टोरी नरेट करी और स्टोरी नरेशन से लेके एंड तक संजय भूषण पटियाला बैठे रहे और पहली बार संजय भूषण पटियाला ने पूरी स्क्रिप्ट, पहली भोजपुरी की ऐसी फिल्म होगी जिसमें संजय भूषण पटियाला ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि एक ऐसा इंसान जो कभी स्टोरी पे ध्यान नहीं देता है, जैसे स्टोरी की शुरुआत में वो आया, उसने एंड जानने, कॉमन ऑडियंस बैठा हुआ था और वो भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो मैं आज इस जगह पे पहुंच गया हूं कि हाँ, मेरी स्टोरी में दम है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और काफ़ी लोगों ने सराहा भी और बड़े बड़े दिग्गजों से भी मैंने उसको वेरीफाई कराया। सब बहुत खुश हैं, उसकी में जो भी कमियां थीं वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। और मेरी तरफ से अगर बात करें तो दबंग सरकार एक ऐसी स्टोरी है जो भोजपुरी में अभी तक नहीं आई है। सिनेमा बदलेगा नहीं बदलेगा ये एक अलग बात है, बट हाँ, एक बेहतर सिनेमा, एक अच्छी स्टोरी लेके आ रहा हूँ, फिल्म बना रहा हूँ, निर्देशन कर रहा हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं खेसारी जी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे नए डायरेक्टर को इतना टाइम देकर और स्टोरी पे पूरा ध्यान देकर पूरी स्टोरी सुनी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि दबंग सरकार, सुना है सलमान खान की फिल्म दबंग 2 के आगे की कहानी है? देखिए, सलमान खान जी तो बहुत बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, स्टोरी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मेरे में होगा, कुछ उनके में होगा, कुछ उनके में होगा। दबंग 2, दबंग फर्स्ट बहुत अच्छी स्टोरी थी, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी दबंग सरकार है वो थोड़ा सा सलमान खान जी की जो फिल्म दबंग है उससे अलग है। हाँ, इंस्पायर हो सकती है, उनकी कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो गेटअप उन्होंने किया था वो सब चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मैं एक निर्देशक हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस इधर उधर से ही लेता है। जो भी निर्देशक होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस इधर उधर से लेता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस जितने भी हैं वो मैं उनकी फिल्म से ले सकता हूं, बट स्टोरी मेरी बिल्कुल भी मैच नहीं करती और ना तो 3 का पार्ट है ना 2 का पार्ट है। मेरी स्टोरी इंडिपेंडेंट अपनी एक स्टोरी है और इस स्टोरी का किसी की भी स्टोरी से कोई भी कहीं पे भी ना तो कंपटीशन है और ना कोई भी किसी भी जगह पे बिल्कुल भी मतलब इक्वल नहीं है। तो हम ये देखने को मिलेगा खेसारी सलमान खान के डिज़ाइन में आएंगे? नहीं, बिल्कुल खेसारी जी सलमान खान जी के डिज़ाइन पे नहीं आएंगे। सलमान खान जी अलग हैं, उनका टेक्सचर, उनका लुक अलग है। हमारे खेसारी भाई का टेक्सचर लुक अलग है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि खेसारी जी का अभी तक ये टेक्सचर उनकी किसी भी फिल्म, क्योंकि मैंने लगभग खेसारी जी की, निरहुआ जी की, पवन जी की, लगभग सबकी 100-150 फिल्में मैंने देखा है, उस पर रिसर्च किया है। तो इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो खेसारी जी का ये लुक है दबंग सरकार का, वो अभी तक ऐसा लुक आया नहीं है और ये खेसारी जी का एक डिफरेंट लुक मार्केट में आएगा जिसका नाम होगा दबंग सरकार। और जैसे हमारे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, सलमान खान जी हैं या अपने शाहरुख खान जी हैं, इन सब की जो अच्छी फिल्में, बड़ी फिल्में हुई हैं, जैसे बादशाह, आपको सलमान खान जी, वो शाहरुख खान जी की बादशाह हो गई, और ऐसे जो टाइटल मिल जाते हैं, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि जब ये दबंग सरकार मिलेगी तो दबंग सरकार का टाइटल खेसारी जी के साथ जुड़ेगा ज़रूर। और
लोग अप्रिशिएट करेंगे और कॉमन ऑडियंस, कॉमन जनता और हर तरीके की जो ऑडियंस है इसको पसंद करेगी।